नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करता है। आज इसी कड़ी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे साथ आदिल हमजा जी मौजूद हैं, जो कि अभी फाफामऊ विधानसभा सीट के प्रत्याशी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्याशी नहीं हूँ, आवेदन किया है जी। हाँ, आप पूछोगे। सर, अभी वर्तमान में जो राजनीति चल रही है हमारे देश में, उसको आप किस कदर देखते हैं? राजनीति का जो प्रचलन है, तरीका है, वो कैसा है? देखिए, आज वर्तमान में राजनीति जैसी भी चल रही है, लेकिन आज जो हमारी जनता है वो जागरूक हो चुकी है। जो लोग समाज के हितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो समाज में रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, जो किसानों की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जनता उनको प्रमोट कर रही है। अब आप देखिए, हाल में ही अभी हम लोग क्या प्रधानी का चुनाव हुआ। प्रधानी का चुनाव एक बहुत टफ चुनाव माना जाता है। आज तक कभी कोई 50 साल से 45 साल से कम उम्र का प्रधान नहीं हुआ करता था हमारे देश में। लेकिन आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है यूथ जो है 25 से 26 साल का यूथ प्रधानी जीत रहा है। तो यूथ आगे आ रहा है और अब जनता भी जो है रोजगार के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे नेताओं को वोट देने जा रही है। अब जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो गई। आपने कहा यूथ आगे आ रहा है, क्या युवाओं को राजनीति में एक अहम भागीदारी निभानी चाहिए? क्योंकि अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो राजनीति से कहीं ना कहीं दूर भटक रहे हैं। देखिए, हमारी जो इंडिया कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा देश जो है, अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे, युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तो होना सब राजनीति से ही है। और ऐसे लोग अगर उन पदों पे बैठ जाएंगे तो हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा ये। तो पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आना चाहिए, समाज में सुधार के लिए, समाज में बदलाव के लिए और समाज की बेहतरी के लिए। हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। सर, एक प्रगतिशील समाज में किन किन मुद्दों की जरूरत होती है? किन मुद्दों को देख के एक मतदाता अपने नेता का चयन करे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है। उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रोजगार से सब जुड़े हुए हैं। रोजगार, एक तो जो प्रतियोगी छात्र है उसको चाहिए, उसके अलावा जो उसके माता पिता कर्ज लेके जो है उनको शिक्षा दे रहे हैं या किसानी करके पढ़ा रहे हैं, उनके बेटे को रोजगार मिल जाएगा तो उनका परिवार चलेगा। हो सकता है उसकी बहन की शादी उसी रोजगार से हो जाए। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। बगल में हमारे बेली हॉस्पिटल है, आप जाके देख सकते हैं जो सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है। हाँ, पहले की सरकारों में कुछ काम हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में स्वास्थ्य को लेके जो है नेताओं की नज़र उधर नहीं जा रही है, सरकारों की नज़र नहीं जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा ये भी है कि छात्र संघ, जो स्टूडेंट लीडर होते हैं वो छात्र संघ से पैदा होते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पदाधिकारी रहा, वहाँ से देश के 4 प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर जी भी यहाँ चुनाव लड़े, वीपी सिंह जी, तमाम लोग। लेकिन जो है पिछले 2 साल से यहाँ छात्र संघ बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया कि एक आम परिवार का, किसान परिवार का बच्चा अगर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, छात्रों की आवाज़ उठाना चाहता है, तो सरकारें नहीं चाहती कि एक आम परिवार का बच्चा जो है राजनीति में आए, क्योंकि वो कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसी कॉलेजियम सिस्टम को हमको तोड़ना है। और किसान हमारा जो है देश का बहुत प्रमुख अंग है, क्योंकि उन्हीं के जो है उपज से हम जो है खाते हैं और उसी से पूरा जो है इकोनॉमिकल, जो हम लोग का पूरा स्टेटस है, इकोनॉमी जो है वो उस पर डिपेंड करती है। तो किसानों के प्रति भी सरकारों को सोचना चाहिए। एक साल कितने किसान हमारे शहीद हो गए, उसके बाद एक किसान बिल को लाना, उसके बाद वापस ले लेना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी योजना लाए सरकार, तो उस पर पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उनको प्रैक्टिकली उसको लागू करके देखना चाहिए। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जितनी भी योजना आती है, आखिरकार वो जब धरातल पे आने के बाद अमल में क्यों नहीं आ पाती है? दिक्कत कहाँ होती है? देखिए, दिक्कत यहाँ पे होती है कि उन योजनाओं में कहीं ना कहीं कोई लूप होल होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी योजना को लाने से पहले सरकार को उसके प्लस और माइनस सब कैलकुलेट कर लेने चाहिए। और उसके बाद देखिए, कोई भी चीज़ आप करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी होगी। आप सरकार में हो, सारे आपके तंत्र आपके पास हैं, तो आप उनको यूटिलाइज करके आप बेहतर योजना लाइए और बिल्कुल वो लागू होंगी और जनता उससे खुश होगी। और जनता उम्मीद भी करती है ऐसी योजनाएं आएँ। आपने 2-3 मुद्दे गिनवाए कि शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य, रोजगार होने चाहिए।
हर चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होती है, फिर भी अब तक इन मुद्दों का हल क्यों नहीं निकल पाया हमारे देश में? क्योंकि सत्ता पे काबिज होने के बाद जो वादे किए होते हैं, अब जैसे पिछली बार हमारे इलाहाबाद में मोदी जी आए थे तो कहे 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को दूंगा। वो बाद में बोले कि जो है 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, फिर बाद में बोल दिया चुनावी जुमला था। ये कैसा मजाक है? अगर आप कोई वादा कर रहे हैं, जनता से जनता आप पे भरोसा करके आपको जिता रही है, तो उसके बाद आप उसको अगर पूरा नहीं कर सकते हो, एक दिखनी चाहिए कि आपने प्रयास किया, कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं या फिर जितने भी राजनेता हैं, सब बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना हर काम करते हैं। आपको लगता है कि क्या अभी भी राजनेता या फिर जितने दल हैं सब लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र तो हमारे देश में शायद बहुत खतरे में है। अभी आज मोदी जी इलाहाबाद आए थे तो ज़्यादातर स्टूडेंट लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। बताइए ये संविधान कहाँ पे? हमारा संविधान कहता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, अगर हम उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, या अगर वो ज़िले में आ रहे हैं तो आप छात्रों को गिरफ्तार कर लोगे। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र में आप देखिए, जो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनको मानने वाले गोडसे का जय जयकारा लगाया जाता है। गोडसे जिंदाबाद आज देश में हो रहा है। न जाने कैसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो संविधान की अवहेलना ही नहीं है, बल्कि संविधान को तार तार करने जैसी हरकत है। इसी सब चीज़ को लेके आज हम नौजवान, हम जैसे छात्र नेता और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उम्मीद है कि मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन समाज में बदलाव ज़रूर होगा। एक प्रगतिशील समाज में युवाओं का, छात्र का एक अहम रोल होता है। आप छात्र नेता भी रह चुके हैं, तो एक तरीके से हम छात्र नेता के तौर पे बात करें, कैंपसेस की तौर पे बात करें, तो वहाँ पे क्या कमियां रह जाती है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ नीचे आ रही हैं? देखिए, अगर मैं अपने इलाहाबाद का एग्जाम्पल दूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत ही चर्चित यूनिवर्सिटी रही है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इसको, आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ ना कोई आईएएस बन पा रहा है, ना पीसीएस बन पा रहा है। रिजल्ट ख़राब हो गए। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, वहाँ पे सबसे बड़ी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब पुरानी बेंच और पुराने पता चला खिड़की टूटी है, ठंडी का समय है, ठंडी लग रही है छात्रों को, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। पुराने सिलेबस जो हैं, जो चलते चले आ रहे हैं, उन्हीं ट्रेंड पे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में एक डेवलपमेंट, हमारा जो है मतलब देश आधुनिक उसमें युग में चल रहा है, तो मतलब कोई भी क्षेत्र में आपको उसमें शिक्षा पद्धति में बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव लाना चाहिए। तो पढ़ाने का ट्रेंड वही है जो 10 साल पहले था। तो वर्तमान परिस्थिति में जो है छात्र उसमें compete नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जो हमारे छात्रावासों की स्थिति है वो जो बद से बदतर है। बिजली की बिल नहीं जमा है, घास वहाँ छात्र काट रहे हैं। इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसी हालत। बहन है, हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। उनकी तमाम बेसिक नीड्स हैं, उनकी पूर्ति करनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। कितने छात्र हमारे डेलीगेसी में इसी वजह से रहते हैं, या अकोमोडेशन नहीं दे पाते हैं। तो वो पढ़ाई करेंगे कि वो रहेंगे, सब्जी खरीदेंगे, तो इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और एक बड़ी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जैसे मान के चलिए 300 से 400 करोड़ रुपए फंड आता है यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है यूजीसी के थ्रू, लेकिन यूनिवर्सिटी वापस कर देती है उस फंड को। वो कहती है कि हमारे पास सारी डेवलपमेंट है और जो है हम इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते। बात यहाँ पे इसमें लूपहोल ये है कि 300-400 करोड़ आता है बैंक में, वो 1 साल रखा रहता है। वो 400 करोड़ का ब्याज कितना बन जाएगा, उस ब्याज को रिटेन कर लिया जाता है और वो पैसे वापस भेज दिए जाते हैं। तो उसमें बंदरबाट होता है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सर, आपने जो मुद्दे या फिर जो आपने अपने सुझाव रखे, आईपा एक ऐसा ही समूह है जो हर लोगों के डिस्कोर्स को आगे बढ़ाता है, उनके बातों को आगे बढ़ाता है। आईपा की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपकी ये मुहिम बहुत ही सराहनीय है। और हम जैसे लोगों को जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, आज वर्तमान स्थिति में जिस हिसाब से हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तमाम मुकदमे हैं, कई बार हम लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन आप ही जैसे लोग हैं जो सच को दिखा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आप ही लोग के भरोसे ही हम लोग संघर्ष कर पाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, और ऐसी मुहिम हर क्षेत्र में करना चाहिए, हर क्षेत्र के लोगों को करना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। सर, आईपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा जी। ऐसे ही आप आईपा के साथ बने रहे, आईपा को अपना प्यार दिखाते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।